जय हिंद। ये इकोनॉमिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन है और सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आप सभी लोगों से मुंह मत लगाया कीजिए, क्योंकि लंबी दूरी तय करने वाली जो गाड़ियाँ होती है ना, जितनी ज़्यादा दूरी तय करती है ना, वो सभी स्टेशनों पे नहीं रुका करती है। कुछ खास स्टेशनों या बड़े बड़े स्टेशनों जहाँ पे होते हैं ना, वहीं पे रुका करती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप सभी को जवाब देने में ही लगे हुए हो। छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए और चुपचाप आगे बढ़िए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्या है? ये प्रीवियस क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम, जो आपको पता ही होगा किस तरीके से हम बताते हैं। मेरा मकसद वैसा बिल्कुल नहीं रहता है कि केवल आकर के ऑप्शन को ऐसे टिक लगा दिया, जी ये होगा, जी ये होगा, जी आगे बढ़ो जी। 1 घंटा में हमने 100 क्वेश्चन करवा दिया, 1 घंटा में 100 क्वेश्चन करवा दिया, बट दिमाग में घुसा कितना, इस पे तो डिपेंड करता है ना। तो हम वैसा क्वांटिटी पर हम फोकस नहीं करते हैं, हम क्वालिटी पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है कि अधिकार, ये अधिकार का मतलब तो सबको पता है कि ये राइट होता है, यानी राइट दिया जाता है। चलिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, इसके बारे में तो जानते ही होंगे। अब क्या बोला है? आदर्शवादी सिद्धांत। अब ये आदर्शवादी सिद्धांत का मकसद आखिर क्या होता है? सबसे पहले तो दिमाग में आपको ये आना चाहिए कि आदर्शवादी सिद्धांत होता क्या है। तो हम बताते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत होता क्या है। जैसे मैं इस चैनल पर आए हैं तो हम आपको पूरी तरह से आपको क्लियर करके भेजेंगे। आदर्शवादी सिद्धांत का अर्थ क्या होता है कि जैसे में इसका अर्थ होता है कि आपको भौतिक चीज से नहीं, यानी भौतिक चीज क्या होता है? भौतिक चीज से नहीं। भौतिक चीज जैसे में जिसको आप छू सकते हैं। जैसे में कोई व्यक्ति है जो एक बड़ा सा बंगला बना लिया हो, ये भौतिक चीजें है। ये भौतिक डेवलपमेंट उसको हो रहा है, भौतिक विकास वो कर रहा है। बड़ा सा गाड़ी खरीद करके चल रहा है, भौतिक विकास वो कर रहा है, ठीक है। बड़ा सा जमीन खरीद लिया है, भौतिक विकास वो कर रहा है। घर में प्लास्टर कर लिया है, घर में आपको संगमरमर लगा लिया है, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, वो भौतिक विकास है, उसको भौतिक विकास बोलते हैं। लेकिन आदर्शवादी विकास जो होता है, ये भौतिक विकास से परे होता है। आदर्शवादी जो सिद्धांत कहिए या विकास कहिए, वो क्या होता है? आदर्शवादी सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है? ये भौतिक चीज से परे होते हैं, उसमें भौतिक चीज को नहीं जोड़ा जाता है। तो आप कहिएगा कि क्या इसका मतलब, कहना क्या चाह रहे हैं? ये आपको मेंटली से डिपेंड करता है। ये मेंटली बोल ले तो ये आपको मानसिक, यानी आप मानसिक कितने रूप से आप प्रिपेयर है, यानी मानसिक बुद्धि आपका कितना काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, किसी चीज को सोचने के लिए, ठीक है, किसी चीज को समझने के लिए, किसको लिए? समझने के लिए। ये सब यानी कहने का, अगर एक शब्द में हम बोल सके तो कह सकते हैं यानी नैतिक विकास। नैतिक विकास बोले तो नैतिक विकास किसका? तो मनुष्य का होगा। यानी मनुष्य का नैतिक विकास, यानी इंटेंजिबल, यानी जिसको हम छू नहीं सकते हैं, अमूर्त। यानी क्या हम अपनी बुद्धि को छू सकते हैं? नहीं। क्या हम अपने जो विवेक है उसको छू सकते हैं? नहीं। क्या सोचने की क्षमता को छू सकते हैं? नहीं। यानी उसका जो विकास होता है ना, वही क्या कहलाता है? आदर्शवादी सिद्धांत। और व्यक्ति के यही वास्तविक धन है। ये वास्तविक धन बिल्कुल नहीं है। वास्तविक धन आपके पास ये है, ठीक है। आदर्शवादी जो सिद्धांत है वही व्यक्ति का वास्तविक धन है। ये सब तो फालतू चीज है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब तो पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब आपके सामने क्वेश्चन ये बनते हैं ना कि आदर्शवादी जो सिद्धांत है, ये आदर्शवादी सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है? तो आदर्शवादी सिद्धांत की अगर हम जनक की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, इनके जनक की अगर हम बात करते हैं तो इनके जनक कौन है? इमैनुअल कांट, ठीक है। इमैनुअल कांट। अब ये इमैनुअल कांट जो है ये आधुनिक आदर्शवादी सिद्धांत के जनक है, ठीक है। किसका है? तो ये आधुनिक आदर्शवाद सिद्धांत के जनक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक और जनक जो है, एक जो जनक कौन है? तो प्लूटो, ठीक है। ये प्लूटो जो है ये पश्चिमी, ये किसकी है? पश्चिमी आदर्शवादी सिद्धांत के जनक है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये भी कंप्लीट हो गया, आदर्शवादी सिद्धांत के जनक। देखिएगा, हमें क्या किया है कि आपको वो उस चीज से रिलेटेड जितने भी जो आपको क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में ना, वो हम आपको यहाँ पे परोसने का काम किया है। काफी इसके पीछे रिसर्च किया जाता है, उसके बाद आपको इस यहाँ पे वीडियो को दिया जाता है, ठीक है। जो हम नहीं जानते हैं उसके बारे में हम काफी स्टडी करते हैं, उसके बाद आपको दिया जाता है। तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। तो चलिए, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो चैनल का नाम सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जा करके
और फिर उसके बाद में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया कि आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको 4 देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़े, अगले पे चलते हैं। देखिए, हम वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि अगर के केवल ये होगा जी, ये होगा जी, कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, अच्छे तरीके से आपको बताने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि नियोजित, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, थोड़ा सा इस पे टाइम लगेगा, हम बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे। अभी तो आप रट लीजिएगा, एग्जाम में भूल जाइएगा, ठीक है। अब इसमें नियोजित तो सबको पता है ना कि प्लांट, आप इसको तो समझते ही रहेंगे, यानी प्लान, समझ रहे हैं ना। नियोजित यानी किस तरीके से आप प्लान करते हैं, जिसमें आप प्लान किए होंगे ना कि अच्छा उनके साथ वहां जाएंगे, फिल्म जगह जाएंगे, नया साल में यहाँ जाएंगे, प्लान किए हैं, वही नियोजित किए, वही हुआ नियोजित हो गया, ठीक है। अब विनियोग क्या होता है? अब विनियोग में इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के तरीके से आप समझ सकते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जो आप पैसा आप लगाते हैं, किस चीज के लिए पैसा निकाल लगाते हैं, कहाँ पे? यानी आर्थिक इकोनॉमी में, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब आप पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, यानी बढ़ाने के लिए लगाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लगाते हैं, ठीक है। बचत तो आप समझ ही रहे हैं, बचत क्या होता है, जिसको आप अंग्रेजी में सेविंग बोलते हैं, ठीक है। सेविंग क्या होता है? तो सेविंग क्या होता है कि जैसे मैं मान करके चलिए कि आप 10,000 रुपया का मंथली कमा रहे हो, ठीक है, 10,000 का, और 2,000 रुपया का सेविंग कर रहे हो, यानी अपने आय में से जो बचत कर रहे हो भविष्य के लिए, ठीक है ना, भविष्य के लिए जो बचत कर रहे हो वही तो आपको सेविंग कहलाता है, ठीक है। वही क्या कहलाता है? सेविंग कहलाता है। अब यही समझे, इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट जहां पे हम पूंजी, वैसा पूंजी जहां पे हम पैसा वहां लगा रहे हैं जहां आर्थिक इकोनॉमी को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। अब जैसे में मान लीजिए, कहा क्या रहा है कि बचत, मान लीजिए कि यहाँ पे 2,000 है, ठीक है, बचत तो हमने 2,000 रखा। विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कि कितना है, 10 लाख है, ठीक है। कितना लाख है? 10 लाख है। अब देखिएगा कहा क्या गया है कि जब नियोजित, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है नियोजित, एक बार बार आपको परेशान कर रहा है नियोजित, इसको काट देते हैं। समझ में आ गया है ना कि ये कहना क्या चाह रहा है? तो जब विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट बचत से अधिक है, बचत कितना है? 2,000 है। इन्वेस्टमेंट कितना हम कर रहे हैं किसी चीज में, यानी बाजार में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। इन्वेस्ट का मतलब है ना, हम कहीं अपने पैसा को किसी कहीं दूसरी जगह पे लगा देते हैं, यही होता है ना। हाँ, तो अभी 10 लाख जो पूंजी है, अब हमने सोचा कि अच्छा हम बाजार में ऐसा क्या करते हैं ना कि हम बाजार में कुछ ऐसा चीज खोलते हैं जिससे क्या हो, इन्वेस्ट हम तो पैसा कर सकते हैं। तो यानी 10 लाख का हमने क्या किया कि 10 लाख का हमने सोचा कि एक हम फैक्ट्री स्थापित करते हैं, ठीक है। अब ये फैक्ट्री किस चीज का हमने स्थापित किया? तो मान लीजिए कि ये फैक्ट्री हमने स्टार्ट किया चूड़ी का, ठीक है, चूड़ी बनाने का फैक्ट्री हमने स्टार्ट किया, ठीक है। अब 10 लाख रुपया इस फैक्ट्री में हमने लगा दिया है, कितना? 10 लाख रुपया। अब 10 लाख रुपया लगाया है तो बिल्डिंग उठाने के लिए, अब बिल्डिंग उठाएंगे, अब बिल्डिंग उठाने, अब जो भी हो, ठीक है ना, जो भी हो बिल्डिंग उठाने के लिए, या फिर जो भी और जो मटेरियल, कच्चे मटेरियल लगेंगे इसको खड़ा करने में, कंपनी को खड़ा करने में, तो वो भी तो। अब यहाँ से जो इस समय हम क्या करेंगे कि बिल्डिंग उठाएंगे तो लेबर लगेगा, ठीक है। अब लेबर लगेगा, फिर उसके बाद में सीमेंट लगेगा, फिर उसके बाद में छड़ लगेगा, फिर उसके बाद में और से बहुत सारे कच्चे मटेरियल लगेंगे, बहुत सारे चीज लगेगा। अब देखिएगा हमने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। अब देखिएगा इसके लिए हमें लेबर भी रखना पड़ेगा। अब लेबर क्या करेगा? इसको उठाने का काम करेगा, उठाने का काम करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, इसको पैसा मिलेगा, 500-500 रुपये का पैसा मिला। अब ये क्या करेगा? अपने पैसा के लिए अपने बाल बच्चे पर खर्च करेगा, बाल बच्चे पर खर्च करेगा, या अपने भोजन, लेबर है जो अपने भोजन पर खर्च करेगा। अपने भोजन पर खर्च करने के लिए या कहाँ पे जाएगा? तो किराना दुकान में जाएगा। अब किराना दुकान में जाएगा तो किराना दुकान से ये चावल लेकर के आएगा। अब ये किराना दुकान कहाँ से लेके आएगा? गोदाम में से लेकर के आएगा, ठीक है। अब ये गोदाम वाले व्यक्ति कहाँ से लेके आएंगे? किसान से लेकर के आएंगे। यानी देख सकते हैं एक सर्किल चल रहा है। हमने 10 लाख रुपया क्या लगाया कि एक सर्किल स्टार्ट हो गया। लेबर रखा, लेबर को पैसा मिला, लेबर अपना खाने के लिए, जो खाने के लिए अपना चावल किराना दुकान से लाने चल गया, किराना दुकान वाला गोदाम से लाता है, और गोदाम वाला व्यक्ति सब किसान से लाता है। और इससे क्या होता है? किसान की आय बढ़ रही है। अब किसान भी अपना क्या कर रहा है? कुछ सामान भी
खरीद पा रहा है, क्योंकि किसान को भी तो इनकम हो रहा है ना। देखिएगा, यानी एक चीज हमने काम किया, देख रहे हैं हर एक चीज आपको एक चीज सर्किल में जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स को देखिएगा, आपको समझना है, टर्म रटने की कोशिश कीजिएगा, वहीं पे गिर जाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा, यानी एक चीज को हमने क्या किया कि मात्र 10 लाख रुपया लगाया, टर्म देख रहे हैं कहाँ से कहाँ ऐसा, और फिर ये सर्किल फिर यहीं पे ऐसे आ जाता है। यानी कहने का मकसद, आपको एक बात में अगर कहना चाहते हैं कि जैसे ही हम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे देश की बढ़ रही है या घट रही है? क्योंकि सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है तो पैसा सभी को इनकम हो रहा है। तो कहिए कि ना भैया, सही में ये तो आपको देश की इकोनॉमी तो बढ़ रही है, एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ ही रही है। सबको तो देखिए रोजगार मिल गया, कोई ये काम कर रहा है, अब फिर फैक्ट्री लग जाएगा, ये फैक्ट्री में चूड़ी उत्पादन करने के लिए औरत आएगी, तो औरत को भी पैसा मिलेगा मंथली, और वो औरत लिपस्टिक पाउडर खरीदने में खर्च करेगी, लुगा खरीदेगी, साड़ी खरीदेगी, बड़ी तरह का शरीर जो चूना वगैरह ये सब होता है मुंह में लपेटने वाला, वो सब खरीदेगी, बहुत तरह की चीज खरीदेगी। और वो तो उससे क्या होगा, पैसा पैसा होगा, पैसा पैसा कोई और अदर चीज को भी तो होगा ना। यानी कह दीजिए कि एक सर्किल बना हुआ है। अब ये सर्किल जब बना हुआ है, तब ये अब सर्किल बना हुआ है तो एक व्यक्ति कोई और है, अब एक व्यक्ति कोई और है, तो क्या अब वो एक व्यक्ति सोच रहा है कि हम भी एक क्या करते हैं कि फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। तो अब साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है कि बचत से विनियोग क्या है, यानी इन्वेस्टमेंट अधिक है। तो इन्वेस्टमेंट अधिक यानी पैसा ज्यादा है बाजार में, हम इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ज्यादा है, अब बाजार में पैसा ज्यादा है। तो अब मान करके चलिए कि अब ये व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति है, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे पैसा एक व्यक्ति के पास में हो ही हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं है कि हो ही सकता है। तो वह व्यक्ति क्या करेगा, लोन वगैरह लेगा। अब लोन वगैरह लेने के लिए क्या करेगी कि ये जाएगी, जैसे में अब एसबीआई के पास, ये तरह वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक जिसको बोलते हैं। अब ये जाएगी, ये व्यक्ति कहाँ जाएगा, एकदम दौड़े हुए ऐसे एकदम एकदम फाने हुए कि हमें लोन दे दीजिए। अभी लोन दे दीजिए, तो बैंक का काम क्या है, बैंक का मेन कर्तव्य जानते हैं क्या होता है? उसको मेन कर्तव्य है कि देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी में भागीदार बनना, ठीक है ना, सहायता करना, मेन मकसद उसका यही होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यही चीज है कि इसका मेन मकसद क्या होता है, देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमको भागीदार बनना है। तो अब देखिएगा, जैसे में इन्वेस्ट कर रहा है, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है। अब ये व्यक्ति गया है, तो देश की आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के चक्कर में एसबीआई यानी कोई भी बैंक, ऐसा नहीं है कि पीएनबी भी की अगर बात करते हैं, आईसीआईसीआई की बैंक की भी बात करते हैं, एचडीएफसी बैंक की भी बात करते हैं, बंधन बैंक, देना बैंक, केनरा बैंक, महाराष्ट्र बैंक, बड़ौदा बैंक, सब बैंक की हम बात करते हैं। अब ये बैंक क्या करेगी, इस व्यक्ति को लोन देगी। लोन भी किस लिए देगी, मजबूरी नहीं, इसको अच्छा है, क्योंकि देख रही है कि अगर इसको हम लोन देंगे ना भैया, तो इसको लोन देंगे तो देश की इकोनॉमी एक्टिविटी सब बढ़ रहा है, तो ये हमको इंटरेस्ट देगा, ये भी तो इंटरेस्ट देगा ना। अब इंटरेस्ट देगा तो हमको भी क्या होगा, फायदा होगा। बैंक भी चालाक है, ऐसा नहीं है कि वो चीज अपने केवल आपके फायदे के लिए दे रहा है, अपने फायदे के लिए भी कर रही है काम। देखिएगा कि अब क्या करेगी, अब ज्यादा इंटरेस्ट रख देगा, ये ज्यादा इंटरेस्ट रख देगा, तो क्या इसके पास कोई पैसा लेने आएगा? लेकिन ना भैया, पैसा कौन लेने आएगा। तो अब जैसे ही इंटरेस्ट कम कर देगा, यानी 8%, 10% था, अब 8% कर देगा, तो पैसा इसको यहाँ से लोग लेना पसंद करेंगे कि ठीक है भाई, अब ये पैसा ले करके दे इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या करेंगे, बढ़ाना चालू करेंगे। यानी 8% पैंसठ यहाँ से लिए पैसा लिया 8% पर रेट पर, और आपको फिर एक क्या कर दिया, दूसरा ये व्यक्ति जो था, ये एक तरह से सीमेंट का फैक्ट्री खोल दिया। और फिर जो ये प्रोसेस यहाँ चल रहा था चूड़ी वाला में, अब यही प्रोसेस यहाँ भी तो लेबर लगेंगे ना, यहाँ भी तो मजदूर खटेंगे ना, यही प्रोसेस फिर चलेगा। तो अब बताइए देश का हमारा व्यवस्था क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगा कि घटेगा? तो कहिए कि बढ़ेगा भैया, बढ़ेगा। अब सपोज दैट, मान करके चलिए कि अब तो ये हो गया, अब ये तो समझ में आ गया। अब मान करके चलिए कि ये सेविंग जो है, यहाँ पे हम सेविंग बता रहे हैं, ये सेविंग जो है, मान लिया कि सेविंग बढ़ जाता है और इन्वेस्टमेंट घट जाता है, तो सेविंग बढ़ाने से क्या मतलब है, आपके पास में 10 लाख रुपया जमा है, सब कोठी में रखे हुए हैं, तो देश को फायदा उससे कुछ हो रहा है का? पैसा 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपया जितना रखे हैं कोठी में रखे हुए हैं, कोई फायदा हो रहा है? क्योंकि अगर यही पैसा बाजार में रहता, यानी बाजार में देखिए ये पैसा देश कैसे आया था, तो देखिए सब कैसे काम कर रहा था, यहाँ किराना दुकान, ये फलाना ठिकाना, तो सब जगह काम कर रहा था, देश को विकास हो रहा था। अब ये पैसा जो आप रखे हुए हैं एकदम चाप करके बैठ करके, तो क्या देश की इकोनॉमी में भागीदार है? तो कहिए कि ना, ये तो ऐसे ही बेकार हो रहा है। तो समझ में आया
क्या आंसर आपको हो जाएगा। सो अब देखिएगा, अब देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो देश की इकोनॉमी बढ़ रही है तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा कि घटेगा, तो देखिएगा राष्ट्रीय आय भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन राष्ट्रीय आय जो बढ़ेगा ना, ये लॉन्ग टर्म की बात है। अब शॉर्ट टर्म में अभी हमने क्या देखा कि शॉर्ट टर्म में क्या देखा कि ये इंटरेस्ट जो है, बैंक ये इंटरेस्ट अपना क्या कर रही थी, कम कर रही थी। क्यों कम कर रही थी? क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेस्ट कम कर देंगे ना, तब व्यक्ति और आएगा और पैसा ले जाएगा और देश की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ाने का काम करेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना कि नहीं आया? तो कहे कि हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये भी हो सकता, अब आंसर पर चलते हैं तो अब देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय आय भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा राष्ट्रीय आय घटती है, देखिए उतना सारा काम हो रहा था जी, सबको लग गया रोजगार में, धंधा में, राष्ट्रीय आय घट जाएगा? तो कहेंगे ना ये तो बकवास कर रहा है, जो ऑप्शन कटता है उसे काट दीजिए। और क्या बोल रहा है ना कि ब्याज दर घट बढ़ती है, ब्याज दर बढ़ रहा था, अगर हम 15% कर देता तो क्या कोई पैसा लेता उससे? तो 15% कर देगा तो क्या आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगा? हम सोच सकते हैं बढ़ पाएगा? तो कोई पैसे नहीं लेगा बैंक से, ये तो फाजुल बकवास कर रहा है। इस तरह से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ब्याज दर घटा रही थी 10% से, कितना कर दी थी, 8%। क्यों कर दी थी बैंक? ताकि पैसा हमको यहाँ से लीजिए और देश की आर्थिक गतिविधियों में भागीदार बनिए, यानी फैक्ट्री वगैरह खोलिए, उससे क्या होगा, फायदा होगा। और इसको भी फायदा होगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति हमारे यहाँ पैसा लेने आएंगे। 10% कर देगा तो कम में व्यक्ति ना आएगा, 8% कर देगा तो ढेर मनी आएगा, हमरो दीजिए, हमरो दीजिए, हमरो दीजिए, हमरो दीजिए। ठीक है, इसको भी फायदा, इसको भी फायदा, सबको फायदा है। तो अब लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय आय जो होगा ये लॉन्ग टर्म में होगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही इसको दिखाई पड़ जाता है। क्योंकि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए आपको बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको जीडीपी जब निकालते हैं तो जीडीपी, जैसे में जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है कि एक आपके जो भौगोलिक सीमा है, भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। तो क्या, जैसे में अब अंतिम मूल्य होता है तो फिर इसमें भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। भारतीयों द्वारा घटाया, भारतीयों द्वारा कमाया गया धन जो विदेश में रह के भी कमा रहा है, कोई विदेशी व्यक्ति इंडिया में भी रह के कमा रहा है, ये बहुत प्रोसेस है, तब उसके बाद राष्ट्रीय आय निकलता है। आता है कि नहीं होता है? तो यानी लंबा प्रोसेस है, दूर का ये है। ठीक, ऐसा नहीं है कि घटा इसमें होगा, इसमें भी होगा। लेकिन अभी शॉर्ट तुरंत तत्काल में हम देख रहे थे, तो तत्काल में क्या हो रहा था कि ब्याज दर में घटोतरी हो रही थी, यानी कमी हो रही थी। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके सामने, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या? तो ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है सो देखिएगा, ये तो समझ में आ गया ना बढ़िया तरीके से। आगे क्या बोला गया है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होती है। देखिएगा इस चीज को समझिएगा, कह रहा है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर, जिसमें वस्तु की कीमत बढ़ रहा है, ठीक है, यानी पहले 10 रुपये का था, ठीक है, और आज वो वस्तु की कीमत कितना हो गया है, 15 रुपये हो गया है। ठीक है, बढ़ने पर कुल व्यय यानी जो हमारा एक्सपेंडिचर है बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो मांग की कीमत लोच होती है। अच्छा, लोच मतलब समझते हैं? पहले इसको समझ, इसका मतलब इलास्टिसिटी होता है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, पहले इस चीज को हम समझते हैं। देखिएगा पहले इस चीज को समझने के लिए, जैसे में आप हम यहाँ पे प्राइस करते हैं, यहाँ पे डिमांड की बात कर देते हैं। अगर जैसे में आप मान करके चलिए कि आज जो कंपनी है, आज आज जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी जो है, ठीक है, एप्पल जो कंपनी है वो 5,000 में अपना सेट बेचना स्टार्ट कर देती है, यानी प्राइस को क्या कर दी है वो कंपनी, कम कर दी है। ठीक है, जब 5,000 में एक मोबाइल देना स्टार्ट कर देगी तो आपको क्या लगता है कि उसका डिमांड यानी मांग बढ़ जाएगा आगे कि घट जाएगा? तो आप खुद कहिएगा कि 5,000 में अगर वो कंपनी मोबाइल देना स्टार्ट कर देती है 5G मोबाइल, ठीक है, तो लोग मांग बहुत ज्यादा करने लगेंगे, यानी डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। यानी साफ साफ आप कह रहे हैं कि अगर, कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर प्राइस कमता है, देखिएगा यहाँ प्राइस कमा रहे हैं तो डिमांड यानी मांग क्या हो जाता है, तो कहिए कि बढ़ जाता है। अगर यही कंपनी
अब 50,000 रुपये कर दे, 50,000 रुपये कर दे मोबाइल की कीमत, ठीक है, तो क्या इसका डिमांड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो कहिएगा कि देखिए 50,000 कर दिया यानी प्राइस बढ़ा दिया तो डिमांड घट जाएगा, लोग कम खरीदेगा, कहेगी ना भैया उतना अफोर्ड ना कर पाएंगे, बहुत महंगा है, छोड़ो दूसरे मोबाइल ले लेते हैं, कि चौड़ा वाला मोबाइल आता ना है 800 वाला, वही ले लेते हैं, उससे भी काम चलता है, बात हो जाता है, होता है नहीं? तो अब यही बात यहाँ पे समझना है। तो आप कहिएगा कितना ये वृद्धि हुआ है, कितना ये यहाँ पे कितना कमी हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है, यहाँ पे कितना वृद्धि, यहाँ पे कितना कमी हुआ है ना, यानी कितना वृद्धि हुआ कमी हुआ, वृद्धि हुआ कमी हुआ, वृद्धि हुआ कमी हुआ, इसी के जो प्रतिशत जो मान होते हैं उसी को हम लोग लोच कहते हैं, यानी प्रतिशत में निकालते जाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग लोच कहते हैं, ठीक है। तो लोच का फॉर्मूला क्या होता है, लोच का यानी इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। अब इस चीज थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर है, एक आध 2 घंटा लगभग इस पे आपको टाइम देना पड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम शॉर्ट में यहाँ पे आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। और फिर जब आप पढ़िएगा ना तो ये सब बात आपके दिमाग में घूमेगा, ठीक है, तब लगे हाँ वो अच्छा से बता रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन। आप देखिएगा एक चीज को यहाँ पे हम नोट करवाते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा बात क्या करते हैं, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 से ज्यादा है, ठीक है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा है तो उस तरह के जो वस्तु होंगे ना, तो उस तरह के वस्तु जो होते हैं उसे लोचदार वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? लोचदार वस्तु कहते हैं। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बेलोचदार, ठीक है, बेलोचदार वस्तु कहते हैं, ठीक है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 के इक्विवेलेंट हो तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार। तो इस तरह के जो टर्म है ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको परेशान बिल्कुल नहीं करने दे रहे हैं, हम यहाँ पे आपको पूरी तरह से समझाते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं। हम चाहते तो इसका आंसर टिक लगा देते, पर आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा लेना है ना, तो इस तरह के बात समझिएगा। अब बेलोचदार किसे कहते हैं तो हम इस टर्म को समझते हैं। जैसे में बेलोचदार में वो वस्तु आते हैं जो हम समझते हैं, जैसे में आप मान करके चलिए कि अभी जो नमक की कीमत है 10 रुपये केजी है, ठीक है, 10 रुपये केजी आपको नमक मिल रही है, लेकिन अगर इसमें क्या किया जाए, यही बोला है ना कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर, वस्तु की कीमत अब बढ़ा दिया, 20 रुपये कर दिया ना, यही बात ना बोला है। कुल व्यय बढ़े यानी व्यय बढ़ गया ना जी, 10 रुपये था और ये भी बढ़ गया, 20 रुपये हो गया, तो मांग की कीमत एक मिनट, कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होती है, ठीक है। फिर से एक बार, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े, हाँ देखिए, वस्तु की कीमत बढ़ने पर, वस्तु की कीमत 10 से 20 हो गया और कुल व्यय बढ़े, अब देखिएगा कीमत भी बढ़ गया तो व्यय तो बढ़वे करेगा ना। अब देखिएगा क्या होता है, जैसे में अब आप यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे पहले 10 व्यक्ति खरीद रहा था, 10 व्यक्ति क्या कर रहा था? खरीद रहा था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कीमत बढ़ने पर 5 व्यक्ति खरीदे इसको? ऐसा हो सकता है क्या? क्या आपको लगता है? अरे भैया नमक के को तुम 100 रुपये से क्या 50 रुपये कर दो, ऐसा थोड़े नहीं है कि लोग इसको नमक की जगह अब चीनी डालना स्टार्ट कर देंगे सब्जी में, ऐसा थोड़े नहीं, डालेंगे तो नमक के ही, समझ में आ रहा है ना। यानी इसके आपको प्राइस बढ़ा दे, ठीक है, या घटा दे, अगर बढ़ा दे तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ रहा है? तो कहिए कि ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि अगर 2 रुपये केजी कर देता कोई नमक फाकना स्टार्ट कर देगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो कहिए कि ना भैया ऐसा ना होता है। तो जो इस तरह के जो वस्तु होते ना है, यानी प्राइस बढ़ने पर ज्यादा इफेक्ट उतना नहीं पड़ पाता है, ठीक है ना। इफेक्ट किस चीज का इफेक्ट? मतलब कि कस्टमर को ऐसा नहीं है कि वो चीज को कम खरीदेगा, उसका खर्च बढ़वे करेगा लेकिन फिर भी वो खरीदेगा ही खरीदेगा। यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है, कीमत बढ़ने पर, जैसे में कीमत बढ़ गया तैयो हम खरीद ही रहे हैं, अब 20 रुपये हो गया तैयो खरीदेंगे, ऐसा थोड़ा नहीं कि अब नमक की जगह हम चीनी डालना स्टार्ट कर देंगे, नमक की जगह मीठा डालना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल नहीं। रुपया बढ़ गया तैयो हम खरीदना स्टार्ट करेंगे, नहीं खर्च हमारा तैयो बढ़वे करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं
कम कम हो जाएगा। यानी हम अब या तो 20 रुपये हो गया था, अब जो पहले ज्यादा नमक खाते थे तब कम खाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जितना पहले दाल खाते थे उतना ही आज खाएंगे। तो जो इस तरह के जो वस्तुएं होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, तो बेलोचदार। बेलोचदार यानी आपको कहने का मतलब क्या है कि मांग बढ़े तैयो उतने खाएंगे, घटे तैयो उतने खाएंगे, यानी बेलोच है, यानी उतना लोच नहीं हो रहा है। लोच मतलब क्या होता है, एकदम मतलब कि क्या होता है, ज्यादा झुकाव, समझ रहे हैं ना, यानी ज्यादा आपको रोटेट वगैरह, जैसे क्या होता है लोच मतलब क्या, जिसमें झूला आप झूले हैं ना, तब पेड़ की टहनियां जो लोच मारती है उस तरह की जो आप देख रहे हैं ना, उस तरह की, यानी ज्यादा झुक जाती है। तो कहाँ इसको ज्यादा झुकाव पैदा हो रहा है, नहीं, यानी बेलोचदार है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम बढ़ो घटो हम उतने को उतने रह जाएंगे। तो इस तरह की वस्तुएं क्या होती है, बेलोचदार होती है। तो अभी हमने चर्चा किया कि बेलोचदार की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है कितना होता है, एक से हमेशा कम होता है, चर्चा किया है। तो अब यही चीज नहीं है बता रहा था, तो अब देख लीजिए कि कितना यहाँ पे है, आंसर कौन सा हो जाएगा सर। तो आंसर में खोजते हैं, तो चलिए खोज करके निकालते हैं, तो कौन सा हमें आंसर अपने ऑप्शन देखने को मिला, एक से कम कहाँ पे है। तो देखिए ऑप्शन पे हम चलते हैं, तो देखिएगा ऑप्शन पे क्या कौन सा है, इकाई से कम यानी एक से कम, ऑप्शन नंबर पहला ही है हमें देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च, पहले इस चीज को समझते हैं। एक होता है कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक होता है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर ये पेन नहीं आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला चेंज कर दिया। आपको यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छे तरीके से समझिएगा चीजों को। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसका मतलब होता है पूंजीगत खर्च, जिससे हम ऐसा चीज खर्च कर रहे हैं जिससे हमें क्या होता है, पूंजी का निर्माण होता है, ठीक है। और ये रेवेन्यू खर्च क्या होता है, जिसको खा पीकर अचा दिए एक बार में खत्म, यानी पूंजी का निर्माण इससे होता ही नहीं है। नहीं समझ में आपको आया, हम अभी बताते हैं। जैसे में आपके बड़े भैया का नाम क्या है, तो आपके बड़े भैया का नाम है मान लीजिए कि दीपक, ठीक है। और छोटे वाले जो हैं, जो आप हैं, तो आपका नाम क्या है, तो आपका नाम है, आपका नाम है क्या, नाम है किट्टू, ठीक है। आपका नाम क्या है, किट्टू है, ठीक है। अब देखिएगा जैसे में पापा जो थे दीपक को भी कितना दिए, 1,000 रुपया दिए, ठीक है, और आपको भी 1,000 रुपया दिए। चीजों को समझिएगा अच्छे तरीके से। हम देखिएगा, हम आपको परिभाषा बिल्कुल नहीं रटवाएंगे, हम आप चीजों को समझा देंगे, दिमाग में एकदम बिठा देंगे। तो दीपक को भी 1,000 दिया गया और आपको भी कितना दिया गया, तो कहिए कि आपको भी दिया गया कितना। इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है कलर, बस काला तो कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा बस 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 तुरंत चेंज कर लेते हैं, समझ जाइएगा, आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा यही वाला कलर मस्त है, चलिए मिल गया। अब देखिएगा ये दीपक को भी कितना मिला था, अच्छा ये काला है शायद, नहीं चलिए कोई बात नहीं, अगर मैं चेंज करेंगे। अब देखिएगा ये दीपक को कितना, लेकिन इस पे दिखाई नहीं पड़ेगा, ये वाला मस्त है का, चलिए छोड़िए, चलिए यही वाला कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दीपक को कितना मिला था, और भाई चलिए ये हो गया, चलिए ठीक है। अब दीपक को कितना मिला था, ओहो यहाँ पे ना, दीपक को कितना मिला था, तो बोलिए कि 1,000 मिला था। अब दीपक को जब 1,000 मिला था तो इसने क्या किया, दीपक ने क्या किया कि इसने लिए अपने लिए क्या किया कि एक रेडियो खरीद लिए, ठीक है। दीपक क्या किए, रेडियो खरीद लिए, ठीक है, एक, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या खरीद लिया, फिर उसके बाद में एक छोटा सा क्या था, एक छोटा सा आपने क्या बोल सकते हैं, कैसेट खरीद लिया, ठीक है, कैसेट खरीद लिया, ठीक है। और आपने क्या किया कि गया और एकदम रेस्टोरेंट में गए, एकदम बढ़िया से एकदम बिरयानी वगैरह खा लिए, जूस वगैरह पी लिए, एकदम समझिए कि
समझिए कि आप रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, सब पैसा वहीं पे उड़ा दिया। तो देखिएगा पैसा ये भी खर्च करके किए हैं, आपके भाई जो थे दीपक वो भी पैसा खर्च किए हैं और आप भी पैसा खर्च किए हैं। आपने क्या किया, काजू खा लिया, ठीक है, काजू खा लिया, फिर उसके बाद में आपने सेब खा लिया, फिर उसके बाद में आप दोस्तों के साथ में अंडा खा लिया, बड़ी तरह की चीजें खरीद लिया, खरीदा मतलब खा लिया। और ये इसने क्या किया, रेडियो खरीद लिया, फिर उसके बाद में कैसेट खरीद लिया, फिर उसके बाद में शर्ट वगैरह खरीद लिया, फिर उसके बाद में पैंट वगैरह खरीद लिए। ये सब व्यक्ति दीपक काम कर रहे हैं। तो जो दीपक खर्च कर रहे हैं ये भी पैसा खर्च कर रहे हैं, और किट्टू भी आप हैं जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, आप कंपेयर कर पा रहे हैं। देखिएगा दीपक जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, एक कैपिटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, यानी ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो पूंजी इससे निर्माण कर रहे हैं, इससे पूंजी को निर्माण कर रहे हैं, यानी पूंजी का निर्माण हो रहा है। अब जैसे में अभी हम समझाते हैं, जैसे में आप मान लीजिए कि आप अभी खर्चा किए हैं घर बनाने में, तो घर बनाने में भी पैसा खर्चा हुआ, ठीक है, और अभी आप खर्चा कर रहे हैं किसमें, खाना खाने में भी पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जो घर बनाने में जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं ना, वो जो खर्च हो रहा है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उससे आप एक घर को निर्माण कर रहे हैं, और घर को निर्माण कर रहे हैं और भविष्य में उसका आप उपयोग करेंगे, ठीक है। और ये जो है आपने जो खा करके अचा दिया, ठीक है ना, सवेरे जाकर के निकाल दीजिएगा, तब इसको बोलते हैं क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गरीबों को, लोगों को गरीब बनाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ये व्यक्तियों को अमीर बनाता है। तो आप खुद सोच करके देखिए कि आपके घर में जो खर्चा होना चाहिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। रेवेन्यू का मतलब आप समझ जाइए कि बार बार का खर्च, यानी हमको खर्च बार बार करना पड़ा, भोजन पर खर्च करते हैं, हमको 2-3 घंटा पर खर्च करना पड़ता है। अगर क्या आप एक बाइक लेते हैं तो क्या आपको बार बार खर्च करना पड़ता है, नहीं। अगर आप मान लीजिए कि घर बनाते हैं तो क्या आपको बार बार घर बनाना पड़ता है, नहीं। समझ गए। तो इस तरह के जो खर्च होते हैं, अब जैसे में आप सरकार जो काम करती है, मकान बनाने का काम कर रही है, घर को आवास देने का, पुल बनाने का काम कर रही है, विद्यालय बनाने का काम कर रही है, ठीक है, हॉस्पिटल बनाने का काम कर रही है। तो इस तरह के जो खर्चे जो सरकार कर रही है ये कौन से खर्च में आ जाता है, तो ये सभी के सभी खर्च कौन सा है, तो कहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च है। यानी सरकार का इसमें पूंजी का निर्माण कर रही है। और सरकार अगर पेंशन देने का काम कर रही है, क्या देने का काम कर रही है, पेंशन दे रही है, बहुत सारे योजना जो चला रही है, या आपको सैलरी देने का काम कर रही है, तो सैलरी देती है, क्या बार बार देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है कि नहीं। अब ये है कैपिटल, ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल। ये है रेवेन्यू है, ठीक है। रेवेन्यू मतलब आपको बार बार खर्च करना पड़ता है। सरकार को महीने महीने पेंशन देना पड़ रहा है, सरकार को महीने महीने सैलरी देना पड़ रहा है, क्या सरकार को महीने महीने पुल बनाना पड़ रहा है, क्या सरकार को महीने महीने विद्यालय बनाना पड़ रहा है, क्या सरकार को महीने महीने आपको हॉस्पिटल बनाना पड़ रहा है, नहीं। एक लंबे समय अंतराल के बाद, यानी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद ही क्या होती है, सरकार इस पर खर्च करती है। अब समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर हो गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है। जो एक बार फिर से बता देते हैं, एक बार मिटा देते हैं, अब पूरी क्लियर कर देते हैं। देखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, और एक तरफ है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि एक बार खर्च कर सकते हैं, कितना बार, एक बार। इसमें क्या होता है, पूंजी का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, तो पूंजी का निर्माण होता है। अच्छा, इसमें पूंजी का निर्माण होता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अब इसमें क्या देखते हैं, रेवेन्यू में क्या होते हैं, इसको बार बार खर्च करना पड़ता है, कितना बार, बार बार खर्च करना होता है। क्या पूंजी का निर्माण होता है, तो कहिए कि पूंजी का निर्माण नहीं होता है, इसमें होता है, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, वो कलर कहाँ गया, चलिए काला वाला ही रखते हैं, इस तरफ आ जाएगा। अब इस तरह की अगर हम बातें करते हैं तो इसमें पूंजी का निर्माण होता है, इसमें पूंजी का निर्माण नहीं होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन आ जाते हैं, तो जैसे में मकान बना रहे हैं आप, या सरकार बना रही है, और उसके बाद में आप क्या बना रहे हैं, पुल बना रही है सरकार। सरकार क्या बना रही है, पुल बना रही है। सरकार क्या बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है। सरकार क्या बना रही है, मकान तो लिखिए दिए है ना। सरकार क्या बना रही है,
बड़े तरह के आपको कॉलेज बना रही है, ठीक है। तो इस तरह के जो सरकार जो खर्च कर रही है ना, ये सब खर्च किसके अंतर्गत में आते हैं, तो इस तरह के खर्च आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जैसे में सरकार पेंशन देने का काम कर रही है, आप खा करके जूस पी गए, ठीक है ना, वो कौन से है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत में आएगा। सरकार सैलरी देने का काम कर रही है महीने महीने, तो आप खुद सोचिए कि जिस व्यक्ति या जिस घर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तो वो घर कभी भी विकास नहीं कर सकता है। आप इसको घर से लेकर के अब देश पर भी आ सकते हैं कि अगर जिस देश का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा है तो मतलब क्या, उसको पेंशन और सैलरी में सरकार को इतना ज्यादा पैसा देना पड़ता है उस देश को, तो वो क्या विकास करेगा। तो समझ में आ गया कि जिस देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है, तो समझिए कि वो विकास बढ़िया करेगा, और जिस देश का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ज्यादा है, तो क्या वो विकास कर पाएगा। तो आप खुद बताइए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके लिए बढ़िया है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इतना अच्छा से समझाया है तो, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन पर बनाते हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। समझ में आ गया। सर, विद्यालय की इमारत रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च, ये तो समझ में आ गया कि विद्यालय बना रही है, सरकार बनाएगी, विद्यालय नहीं आप बनाइएगा। चलिए आप ही बना रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, एक पूंजी का निर्माण कर रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्चा हुआ है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हिंदी में लिख देते हैं पूंजीगत खर्च, ठीक है, पूंजीगत खर्च हो गया। अब क्या ये होगा, राजस्व व्यय होगा, नहीं, ये तो इसको जैसे है उसको बेदर्दी से काटिए। पूंजीगत खर्च हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन पर जब नजर रखते हैं तो और भी हमें देखने को मिल रहा है विकास व्यय। विकास तो जैसे में क्या होगा कि पूंजी जब हम खर्च कर रहे हैं तो क्या हमारे विकास उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो कहे कि हाँ वो पूंजी खर्च किया जा रहा है, विकास के मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है, विकास भी हो रहा है उस खर्च से हमें, ठीक है ना। और जो खा पी करके अचा दिए तो उसका विकास कैसे हो रहा है, ठीक है ना, वो विकास में तो नहीं जुड़ा रहा है ना। तो इस तरह के जो आपको राइट आंसर आपको मतलब कि कौन सा है आपको खुद बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है ना कि निम्न में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार है। तो देखिएगा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, तो चलिए इसको जिम्मेदार करवाते हैं, ठहरवाते हैं। चलिए समझ गए, अब इसको देखते हैं क्या बोला गया है ना। ऐसे कैसे हो रहा है भाई, चलिए देखिए अब देखते हैं। चलिए चलिए देखते हैं अब क्या बोला गया है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं, तो देखिएगा पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करते हैं नहीं, तो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब होता है। सबसे पहले तो आपको ये बताइएगा कि पंचवर्षीय योजना जो होता है वो स्टार्ट कब होता है। तो देखिएगा पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ये पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होता है कब, तो ये होता है 1951 ईस्वी में। 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी तक क्या होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना चलता है, ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चलता है ये कौन से मॉडल पर आधारित था, तो इसको मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर ये आधारित था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो 1956 से लेकर के 61 ईस्वी तक चलता है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये कौन से मॉडल पर आधारित था, तो कहिए पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित था। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो कहिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फोकस किस पर किया गया था, तो कहिए कि कृषि पर। और इसमें फोकस किस पर किया गया था, तो इसमें किया गया था इंडस्ट्री पर, यानी उद्योग पर किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसके संचालन के लिए यानी क्रियान्वयन के लिए क्या किया गया था, क्रियान्वयन के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। तो उस आयोग का नाम क्या था, तो इस आयोग का नाम था योजना आयोग। क्या नाम था, तो योजना आयोग इसका नाम था। अब ये योजना आयोग जो था इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये योजना आयोग का गठन कब किया जाता है, तो कहिए कि 15 मार्च 1950 ईस्वी का एक इसका गठन किया जाता है। तो ये क्या है, तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है, तो कहिए कि गैर संवैधानिक क्या है, ये निकाय है, ठीक है, यानी संस्था है। तो इसको संविधान में चर्चा नहीं किया गया तब तो गैर संवैधानिक है, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे,
ठीक है। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं, ये उपाध्यक्ष, तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाता है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि पीएम इसका अध्यक्ष होते हैं, लेकिन एग्जामिनर खेल सकता है, तो उस खेल को आप बढ़िया से समझ जाइएगा कि इसके प्रथम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो वो उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये बात करते हैं योजना आयोग का स्थापना तो देख लिया। अब मोदी जी आते हैं और 2014 में क्या करते हैं ना, इसको समाप्त कर देते हैं और इसके जगह क्या लेके चले आते हैं? तो नीति आयोग लेकर के चले जाते हैं। नीति आयोग की अगर बात करते हैं तो इसका पूरा नाम लिख देते हैं, तो नेशनल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्थापना क्या होता है? तो 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बताइएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन और क्रिएट हो रहा है कि जब 2014 में खत्म कर दिया गया तो इसको, अब तो सबको पता है कि 2014 तक यानी 2014 तक कौन प्रधानमंत्री थे? तो प्रधानमंत्री थे ये मनमोहन सिंह, ये तो पता है सबको। लेकिन पता है क्या पूछेगा कि अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप याद कर लीजिएगा कि अंतिम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अंतिम उपाध्यक्ष जो थे ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो इस तरह के आप जो है अहलूवालिया, अब इस तरह के एग्जामिनर आपको अब खेलते हैं परेशान करने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हमें अपने आप को क्या किया, रख दिया। अब जो नीति आयोग जो है, ये नीति आयोग में एक क्या होता है, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो होंगे, उपाध्यक्ष, इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर अभी की वर्तमान की बात कर रहे हैं तो इसको सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो वो कौन है? तो सुमन बेरी है। नहीं, सुमन बेरी तो क्या है, नहीं है, ध्यान में नहीं है, शायद मिस कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा करंट अफेयर में, ठीक है। समझ में आ गया? अब इस तरह की इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। अब सीईओ है या उपाध्यक्ष से कंफ्यूज कर रहे हैं, ध्यान में नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, इसलिए हमने नहीं बताया, छोड़ दिया उस चीज को। जहां पे हम कंफ्यूज करते हैं वहां पे क्यों बताएंगे। अब चीज देखिएगा, अब यहाँ पे ये चीज को आप समझिएगा, ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। अब पहले इस चीज को समझिए, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिएगा, ये क्या होता है, इस महंगाई को बताता है। जैसे में हम लोग किसी चीज को खरीदते हैं, नहीं, किसी भी चीज को खरीदते हैं, जैसे में 2020 में मान लीजिए कि चावल का कीमत 24 रुपए केजी था और आज जो 2024 है इसमें चावल का कीमत 40 रुपए केजी है। तो ये यानी जो उपभोक्ता द्वारा जो आपको खरीदने में जो बताया जा रहा है ना, अब इसी को तो बताएगा कि यानी हमने कितने में महंगा में खरीदा, इसी के आधार पर आपको महंगाई को डिसाइड किया जाता है। यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही आपको महंगाई को डिसाइड किया जाता है। तो इसका बेस ईयर की अगर हम बात करते हैं तो इसका बेस ईयर क्या है? 2012 है। अब एक चीज आपको समझिएगा क्या होता है, नहीं, जैसे में क्या होता है कि जैसे में अब कोई व्यक्ति जो होता है, कोई व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने पैसे का, कोई व्यक्ति नहीं, नॉर्मल व्यक्ति की अगर बात करते हैं, साधारण व्यक्ति की बात करते हैं तो वो, या आप हम उसको जोड़ करके बताते हैं, साधारण व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो देखिएगा क्या होता है कि सबसे ज्यादा वो अपना खर्च जो करता है, ठीक है, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, जो कंज्यूमर है वो खर्च करता है ना आपको खाने पीने के सामान पर, ठीक है, खाने पीने के सामान पर। पूछेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल हम सही बात कर रहे हैं। देखिएगा हम जुड़ाते हैं आपको, जैसे में खाने पीने के सामान पर ये सबसे ज्यादा पैसा, अगर 100 रुपया अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है ना तो खाने पीने के सामान पर वो 40 से 45 रुपया वो खर्च कर देगा। समझ रहे हैं? 40 से 45 रुपया वो डेली, अगर डेली 100 रुपया कमा रहा है तो समझिए कि 40 से 45 रुपया वो खर्च कर देगा, ठीक है। आप मान कर चलिए कि अगर 10,000 रुपया आप मंथली कमा रहे हैं तो आप मान करके चलिए कि 5,000 से 5,500 के बीच में या 4500 से 5,000 के बीच में आप क्या कर सकते हैं, पैसा को खर्च कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ खाने में, सिर्फ और सिर्फ खाने में, ठीक है। अब देखिए, अब वो आप नीम की रोटी खाइएगा तो वो बात की बात है, थोड़े नहीं,
ठीक है, उस तरह की आप उस तरह से इकोनॉमी थोड़ी चाहिए आपको, खुद को स्वस्थ भी तो रखना है। देखिएगा कैसे जो होता है, जैसे में आपने प्याज खरीदिएगा, फिर उसके बाद में आलू खरीदिएगा, फिर उसके बाद में बंदा खरीदिएगा, फिर उसके बाद में चावल खरीदिएगा, फिर उसके बाद में आटा खरीदिएगा, फिर उसके बाद में सेब खरीदिएगा, फिर उसके बाद में पत्ता गोभी, बंदा गोभी, आलू, शलजम, खीरा, ककड़ी, प्याज, लहसुन, फिर उसके बाद जीरा, गुलकी, धनिया पाउडर, बड़ी तरह के सामान। यानी समझ में आ गया, इतना से अंदाज आपको हो गया होगा ना कि सही में खाने पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। खाने पर पैसा सबसे ज्यादा खर्च करने के बाद में और किस चीज पर, तो और जानते हैं फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, हाउसिंग पर। यानी हाउसिंग पर, तो कहिए कि हाँ हाउसिंग पर, ठीक है। हाउसिंग पर कैसे, जैसे में आपने घर बनाया या घर नहीं बना रहे हैं तो किराया दे रहे हैं ना, तो कहिए कि हाँ किराया तो दे रहे हैं। फिर किराया दे रहे हैं तो फिर उसके बाद में आप, अगर घर है तो उसको में पुनना, चुनना, पुतैया, प्लास्टर, बड़ी तरह के काम उसमें है, वो बच गया। फिर उसके बाद की अगर बात करते हैं तो फिर किस पे, तो फिर उसके पास में जो पैसा खर्चा होता है तो प्रकाश पर और बिजली पर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप खर्चा करते हैं कितने पर, जूते पर और फिर कपड़े पर। तो यानी समझ रहे हैं कि जो दिखावटी चीज है उसको स्थान कहाँ है, देखिए इकोनॉमी में उसका स्थान कहाँ है, 1 2 3 4, और यही वाला पर जो खर्च करता है तो उसको आप समझते हैं कि बहुत बड़ा हाथी है। तो समझ में आ रहा है ना इसका स्थान कहाँ पे, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दिया गया है, खाने पीने पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। तो अब समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिएगा, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से एकदम शांत स्वभाव से हमने आपको बताया है। मेरा मेहनत आपको सच में दिखाई पड़ता होगा। और हाँ, पहले से तो पेन मंगा लिया है तो काफी ज्यादा सुधर भी गया है। तो कोई सुझाव होगा तो जरूर बताइएगा, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि चैनल काफी ज्यादा छोटा है, जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट बिल्कुल नहीं मिल पाता है, और इसके पीछे मेहनत किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी देखिएगा। तो कोई सुझाव कमेंट में जरूर बताइएगा, कैसा लगा आपको सेशन उससे भी बताइएगा, खराब लगा, बढ़िया लगा, कुछ सुधार की जरूरत है वो भी बताइएगा, ठीक है। हम इंतजार करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, उनका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।